हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी की क्लास को लेकर आए हैं। हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जिसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है समास। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन उससे भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। ठीक। अब समास का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और संक्षिप्त। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो संक्षेप और संक्षिप्त इसे आप याद रखिएगा। ठीक। एग्जाम्पल कैसे होंगे समास के? तो जैसे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राजपुत्र, ये सब समास के उदाहरण हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। समास की परिभाषा देख लीजिए। दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं या बोलते हैं। दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास बोलते हैं। जैसे देशभक्ति। देशभक्ति, एक देश एक शब्द अलग है, भक्ति एक शब्द अलग है, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? देशभक्ति। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र अलग है, भक्ति अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ा तो एक शब्द बन गया नया सार्थक शब्द राष्ट्रभक्ति। हाँ, ये भी बात है, एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थपूर्ण शब्द हो। ऐसा नहीं कुछ भी हम उठा के बना दें, तो ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। राजपुत्र से क्या बन गया? राज अलग है, पुत्र अलग है, दोनों के मिलके क्या बन गया? राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप और संक्षिप्त। एग्जाम्पल देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राजपुत्र। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए सार्थक शब्द को समास बोलते हैं या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए, प्रतिहर, प्रतिहार। प्रति एक शब्द है, हार, इन्हें दोनों को जोड़ा हमने, क्या एक सार्थक शब्द बन गया? प्रतिहार। प्रति प्लस दिन, दोनों को शब्दों को जोड़कर क्या बन गया? प्रतिदिन। तो क्लियर, अब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, समास के प्रार्थी दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब इसी में देख लीजिए, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के भेद को देखते हैं। समास के भेद 6 हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और 6 भेद कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अब तक दादा, अब तक दादा को आप याद रखिएगा। इससे समास में को जो भी आपके भेद हैं इसको आपको जानने में आसानी होगी। कैसे? तो अब तक दादा का अ से बन गया आपका, अ से बन गया आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, अ से बन गया आपका अव्ययभाव समास। और आपका ब से बन गया बहुब्रीहि समास। देखिए, अब अ से बन गया अव्ययभाव समास और ब से बन गया बहुब्रीहि समास। त से बन गया तत्पुरुष समास। क से बन गया कर्मधारय समास। द से बन गया द्विगु समास। और एक जो लास्ट का द है उससे बन गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो समझ आ गया कौन कौन सा? अ से आपका अव्ययभाव समास, अ से आपका अव्ययभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। तो ठीक है, समझ में आया कौन कौन से समास होते हैं? 6 समास होते हैं। अब तक दादा, अ से अविभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। ठीक है, अब वन बाय वन करके जितने भी 6 आपके भेद हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए, द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास आप कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चंस तो दे दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें आप बताइए कि इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है, इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वंद्व समास देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच एक योजक चिन्ह, इसे याद रखिएगा, एक योजक चिन्ह या फिर और या तथा, आपको 3 चीज़ें मिलेंगी द्वंद्व समास में। एक तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को आप, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है योजक चिन्ह कौन सा है।
या फिर और लगा होगा बीच में, या फिर तथा लगा होगा। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब एक ट्रिक भी देख लीजिए, द्वंद्व द्वंद्व को बोलते हैं, जैसे कहते नहीं अरे द्वंद्व मच रहा है, पहले के लोग क्या बोलते थे, धुंध मच रहा है। धुंध मतलब जैसे शोर हो रहा है। अब जो बाहर शोर हो रहा है, धुंध मच रहा है, तो जो धुंध मचता है या जो शोर मचता है वो कोई एक बंदे का तो मचता नहीं है, दो बंदे मिलकर उसको शोर वोर मचाते होंगे। तो इसीलिए जो दोनों जो बंदे हैं वो जो लड़ेंगे तो वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे दोनों। तो इसीलिए इसके जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ऐसे ही मैंने आपको बताया याद करने के लिए। बाकी आपकी अगर समझ में आए तो आप इसको रखिएगा, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच का योजक चिन्ह, आपको ये डैश दिख रहा है योजक चिन्ह, या फिर और लगा हो या फिर तथा लगा हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। इसके एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि दिन रात योजक चिन्ह लगाए, इसको हम दिन और रात भी बोल सकते हैं। हाँ, एक इसकी ट्रिक ये भी है इसको पहचानने की कि यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स आते हैं। देखिए दोनों पद प्रधान हैं, दिन रात, दिन और रात। भाई वैसे भी देखिए, ये तो योजक चिन्ह से आप पहचानिए। दूसरा दिन और रात, हम ये भी बोल सकते हैं, योजक चिन्ह को हटा के हम दिन और रात भी लिख सकते हैं। एक दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि दिन और रात, दिन का उल्टा क्या हुआ, अपोजिट, रात। पति का उल्टा क्या हुआ, पत्नी। माता का पिता। अन्न अन्न और जल, तो ये तीन चीज़ें हो गई। और लगा होगा, तथा लगा होगा, योजक चिन्ह होगा, और आपका अपोजिट होंगे। हरिहर, हरि और हर। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आप अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई और बहन, देवासुर का देव और असुर, चराचर का चर और अचर। अच्छा 26, ये इम्पॉर्टेंट है। 26, 26 किससे मिलकर बना है भाई, 26 मिलके बना है 20 से और 6 से, है ना, तभी तो 26 हुआ है। तो 20 और 6 से मिलकर बना है आपका 26। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, 1 से 10 तक, 20 से 30, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, ये जितने भी आपके नंबर हैं, इनके बीच के नंबरों में द्वंद्व समास कहलाते हैं। मतलब 1 या 10 नहीं होगा, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में। क्योंकि अभी 26 आया, 26 20 और 6 को मिला के 26 मिला है। इसी तरह अगर 36 होगा तो किससे मिलके बनेगा, 30 और 6 को मिलाकर बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ द्वंद्व समास है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भूल जाते हैं, दिन और रात सभी को पता होगा, दिन रात, दिन और रात, देवासुर, देव और असुर, तो ये तो आप समझ लेंगे। लेकिन ये गिनती वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 1 से 10 के जो बीच में है, 20 से 30 के जो बीच में जो नंबर आ रहे हैं, वो आपके द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे जब बढ़ते हैं, द्विगु समास। अब द्विगु समास से आप याद रखिएगा, ग से याद रखिएगा गिनती, ग से याद रखिएगा गिनती, इसे याद रखिएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का, देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, लेकिन यहाँ पर जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान संज्ञा हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान असंज्ञा हो, तो वहाँ द्विगु समास होता है। अब देखिए कौन सा पहला जो पद है वो गिनती आ रही है, उसमें क्या आ रही है, पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, मतलब कोई ना कोई संख्या आ रही है, संख्यावाचक विशेषण हो। और जो उत्तर पद है लास्ट का, उसमें क्या है, संज्ञा हो। जैसे देखिए चौराहा, चौराहा, चौराहा से क्या होता है, चार राहें मिल रही हैं, है ना, चार, तो गिनती आ गई पहले पद में, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन का क्या हो जाएगा, त्रिभुवन, त्रि से क्या होता है, तीन। पंचमंजिला, पंचमंजिला मतलब पांच मंजिला, यहाँ पर गिनती आ रही है। सप्ताह मतलब सात। दोपहर, दो। शताब्दी, ठीक है। तो देखिए सभी में गिनती आ रही है। ठीक है, आगे देखिए सतसई, फिर दुपट्टा, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, त्रिवेणी, सब में मतलब दो, पाँच, अष्टाध्यायी, आठ, त्रिवेणी, तीन, त्रिरत्न, त्रिपटक, तो ये सारे जो हैं आपके यहाँ गिनती आ रही। चौपासा, पहला जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। फिर आप देखिए छमाही, छः,
छमाही 6, तिमाही 3, सप्ताही सप्तश्री, सप्तश्री याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि, ठीक है। चवन्नी, चवन्नी को याद रखिएगा, चवन्नी में भी 4 आ रहे हैं। और चौमासा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जिसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चौराहा, त्रिभुवन, पंचमंजिला, पंचमंजिला, सप्ताह, दोपहर, शताब्दी, सतसई, दुपट्टा, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, त्रिवेणी, त्रिरत्न, त्रिपटक, चौपासा, छमाही, तिमाही, सप्तश्री, चवन्नी, चौमासा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके क्या हैं, द्विगु समास हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का क्या वो है, क्या ट्रिक है। तो बहुब्रीहि समास को आप एक उससे याद रखिएगा, इन परिभाषाओं को पढ़ने से पहले एक चीज़ को याद रखिएगा कि बहुब्रीहि समास 95% वहाँ पर आता है, पूछा जाता है जहाँ पर किसी भगवान का नाम होता है। जहाँ पर भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, और दोनों मिलकर एक किसी तीसरे पद का निर्माण करते हो। पहला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा समास है जिसके दो दो पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका एक भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो ये सारे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए और नोट्स बना लीजिए। देखिए अभी नोट देखिए कि बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया। और बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। लंबोदर, लंबोदर गणेश जी का नाम है, तो जहाँ लंबोदर आ जाए, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर भी भगवान के नाम पूछे जाएंगे वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास होगा जहाँ पर भी आपके भगवान के नाम आएंगे। वीणा पाणी, वीणा वादनी, आपको पता है सरस्वती जी को कहते हैं वीणा पाणी और वीणा वादनी। चक्रपाणी, चक्रधर, विष्णु भगवान को कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, अब देखिए ये शिव के नाम हैं। चंद्रशेखर, चंद्रपाणी, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मृत्युंजय, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिकोचन। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से भगवान के नाम हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मृत्युंजय, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिकोचन किसको बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्चर और भूल पाणी, ये भी शिव जी को बोला जाता है। विश्चर और भूल पाणी भी शिव जी को कहा जाता है। पंकज और जलज, कीचड़ में कमल खिलना। अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ तो पंकज और जलज तो कोई भगवान नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया, 95% भगवान के आते हैं, 5% आप देखिए क्या है कि दो शब्दों से मिलकर मतलब ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, फिर भी एक नए शब्द का निर्माण होता है। देखिए पंकज, इसमें कोई प्रथम पद और आपका सेकंड पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपका एक नया पद मिलके बन रहा है, तो उसमें पंकज और जलज का है कीचड़ में कमल खिलना, क्योंकि पंकज और जलज का मतलब होता है कमल। तो पंकज और जलज का है कीचड़ में कमल खिलना, मतलब मैं उसका अर्थ बता रही हूँ। वैसे पंकज और जलज जहाँ पर भी आए तो वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास लगा कर आइएगा, क्योंकि यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं है, लेकिन इसका प्रथम और जो आपका दोनों पद हैं वो अप्रधान हैं, इस और दोनों मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, पंकज और जलज का मतलब होता है कमल खिलना, ठीक है। अच्छा देखिए, निशाचर, चतुरानन, चतुर्मुखी। निशाचर जो है आपका चतुरानन, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुर्भुज विष्णु भगवान को कहा जाता है। पंचानन, पंचमुखी हनुमान जी को कहा जाता है। दशानन, दशमुख रावण को कहा जाता है। व्रजपाणी, जितेंद्रिय, ये जितने भी हैं ये आपके भगवान के ही नाम हैं। चतुरानन, चतुर्मुखी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचमुखी, दशानन, दशमुखी, व्रजपाणी, जितेंद्रिय, ठीक है।
आगे देखिए, घनश्याम, गोपाल, गिरधर किसको बोला जाता है? कृष्ण जी को। मुरलीधर, हलधर, पीताम्बर। मुरलीधर, हलधर कृष्ण भगवान को बोला जाता है। पीताम्बर विष्णु जी को। पीत है जिसका अंबर, बोलते हैं पीत है जिसका अंबर, पीताम्बर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे कि अजात शत्रु। अजात शत्रु ये इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु प्रधानमंत्री, चौलड़ी, चारपाई, बारहसिंघा, ये जितने भी हैं, इसका ना पहला पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, फिर भी एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास आएगा। ठीक है, तो अजात शत्रु याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, चौलड़ी, चारपाई। अब देखिए चारपाई जो है और बारहसिंघा, अब आप समझें कि चारपाई से तो भाई द्विगु समास होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर चारपाई और जो बारहसिंघा है यहाँ पर अपवाद है। ठीक है ना, तो बारहसिंघा क्या है? एक जानवर का नाम होता है ना, तो आपका क्या है ना उत्तर पद प्रधान है ना प्रथम पद प्रधान है, यहाँ पर फिर भी एक नए पद का निर्माण हो रहा है। तो देखिए कुछ शब्दों में अपवाद है, उसको आप याद रखिएगा। चौलड़ी, चारपाई और बारहसिंघा, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अजातशत्रु को याद रखिएगा, ये आपके बहुव्रीहि समास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय का मतलब होता है तुलना। कर्मधारय का मतलब होता है तुलना या तोलना। ठीक है, अब देखिए, जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। अब यहाँ पर क्या है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ऐसे परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे देखिए, इसका तोलना या फिर तुलना करना, तो इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं है जो। इसकी पहचान है जो। क्या पहचान है इसकी? है जो। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीला है जो, ये बोलते हैं ना नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, चरण कमल, चरण कमल, मृगनयन, महाजन। इससे जो आपके दो शब्दों से मिलकर आप देखिए है जो, जैसे आपका बोलेंगे चरण कमल, जैसे चरण कमल का क्या बोलेंगे? चरण है जो कमल, मतलब चरण के समान कमल। ठीक है, चरण कमल का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा चरण कमल का? कमल के समान चरण। ठीक है, मृग नयन, मृग है जो नयन। महाजन, महान है जो जन। परमात्मा, परम है जो आत्मा। सुपुरुष, गुरुदेव, गुरु है जो देव। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब आपका विशेषण भी आता है और यहाँ पर विशेषस्य भी आता है। नीला है जो उत्पलम, चरण कमल, चरण के समान कमल या कमल के समान चरण। मृगनयन, महाजन, महान है जो जन। परमात्मा, परम है जो आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। लाल मणि, लाल है जो मणि। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर कुछ बन नहीं रहे हैं, इसका अपवाद है। कौन कौन से? एक तो है आपका पकौड़ी और एक है आपका दही वड़ा। अब पकौड़ी से आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा समास है, लेकिन पकौड़ी और दही वड़ा जो है ये आपका कर्मधारय समास है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, पकौड़ी और दही वड़ा जो है आपका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने आपको अभी उसमें भी बताए बहुव्रीहि समास में, जैसे अजातशत्रु है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, चौलड़ी है, चौपासा है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन पकौड़ी और दही वड़ा जो है ये आपका क्या है? ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय या नील के समान गाय। ठीक है, इसमें के समान और है जो लगता है, इसकी पहचान क्या है? के समान और है जो, इसे याद रखिएगा। के समान और है जो, ठीक है, ये एक समान यहाँ कट गया है, याद रखिएगा। नील गाय का नील है जो गाय, नीली है जो गाय, या फिर कमल नयन का कमल है जो नयन या कमलों के समान नयन। सद्भावना, सत्य है जो भावना। महात्मा, महान है जो आत्मा।
महासागर महान है जो सागर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, दीनानाथ दीन है जो नाथ, क्रोधाग्नि क्रोध है जो अग्नि, अधपका अधपका अध अध अधपका और अधमरा, ये इंपॉर्टेंट है। अधपका और अधमरा, आधा है जो पका और आधा है जो मरा। ठीक है, तो अधपका और अधमरा ये इंपॉर्टेंट है। पकौड़ी और दही वड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप सब समझ जाएंगे। है जो लगा कर देखिए और के समान लगा कर देखिए। तो जहाँ पर है जो और आप के समान लगा कर देखेंगे वहाँ पर आप कर्मधारय समाज में विशेषण और विशेषण को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पलम, चरण कमल, चरणों के समान कमल या कमलों के समान चरण, मृग नयन, मृग है जो नयन, महाजन महान है जो जन्म, परमात्मा परम है जो आत्मा, सुपुरुष, गुरुदेव, लालमणि, पकौड़ी। तो ये सारे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर आप, या फिर खुद ही नोट्स बना लीजिए आप। यहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट है आपका अविभाव समास। अविभाव समास का क्या है? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान या अव्यय हो तो वह अविभाव समास होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो तो वह अविभाव समास होता है। पहचान कैसी है? यहाँ पर पहचान ऐसी है, जो जो प्रथम पद है उसमें आपका उपसर्ग लगा होगा। जो प्रथम पद है वहाँ पर उपसर्ग लगा होगा। देखिए आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। तो जहाँ पर उपसर्ग लगा हो प्रथम पद में वहाँ पर आप अव्ययभाव भाव समास पहचान लीजिएगा। ये सबकी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, कर्मधारय समास की क्या थी? है जो के समान। द्वंद्व समास की क्या थी? योजक चिन्ह लगा था, और लगा था और तथा था। ठीक है, और उसमें अपोजिट्स भी थे। द्विगु समास में पहला पद क्या था? गिनती था। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिकलोचन, ये इस तरह था। ठीक है, तीसरा आपका आया क्या बोलते हैं? कर्मधारय। उसमें है जो और के समान लगा था, और अविभाव भाव में समास में आपके उपसर्ग है। अब देखिए आजीवन आपको दिख रहा है, प्रथम पद में क्या आ रहा है? प्रथम पद में आपका उपसर्ग आ रहा है आजीवन, तो ये आपका अविभाव समास है। आजन्म, अनुकूल, अनुरूप, भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव, उपहार, ये सब क्या है? प्रथम पद में सबके क्या है? उपसर्ग लगा है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अब देखिए प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रतिहार, प्रतिफल। अब देखिए दिनों दिन, अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ तो योजक चिन्ह लगा है, यहाँ तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, दिनों दिन को दिनों और दिन आप बोलते हैं, और दिनों दिन जो है ये अपोजिट्स हैं। नहीं ना, अगर दिन और रात होता और योजक चिन्ह बीच में लगा होता तब आपका द्वंद्व समास होता, लेकिन यहाँ पर है दिनों दिन, रातों रात। तो ये दिनों दिन, रातों रात, पल पल, और आपका धीरे धीरे, बातों बात, मतलब एक ही शब्द अगर रिपीट हो रहा है, बीच में योजक चिन्ह लगाए, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। बहुत छोटी सी यहाँ पर माइनर वो है चेंजेस, तो आप इसको याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने योजक चिन्ह बीच में देखा और आप द्वंद्व समास लगा कर आए, ये नहीं। द्वंद्व समास के लिए आपको 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली, योजक चिन्ह लगा हो। सेकेंड आपका क्या है? उसके अपोजिट्स हो दोनों शब्द। और जो थर्ड है आपका, आप ये देखिए कि दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। लातों लात, रातों रात, दिनों दिन, ये जो भी हैं आपके अविभाव समास है। हर पल, हर समय, हर वक्त, पल पल, धीरे धीरे, बातों बात, भागम भाग, ये जितने भी हैं आपके अविभाव समास होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तत्पुरुष समास, ये आपकी लास्ट है समास, बाकी 5 पढ़ा दिए हैं, ये लास्ट है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कारक चिन्ह हो, अब यहाँ कारक चिन्ह लुप्त हो, वहां पर तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और दोनों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो कारक चिन्ह 8 होते हैं, पढ़े होंगे आप सबने। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का की के, अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, भा, वाह, हाय, ये सब होता है ना 8।
तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का भाव, संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर और संबोधन ए अरे वाह हाय। तो ये जो हो गए आपके 8 हो गए। कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक है, अब कैसे? अब इसके एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आते हैं। गगन चुंबी, गगन, गगन की चूमने वाला नहीं, यहाँ होगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यहाँ मिस्टेक हो रही है। गगन चुंबी का गगन को चूमने वाला। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? कर्म। ठीक है, गगन को चूमने वाला। स्वर्णपत्र, स्वर्ण को प्राप्त करने वाला, को आ रहा है, तो यहाँ भी कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे भी कर्म आ रहा है। ठीक है, पक्षधर, पक्ष को रखने वाला, तो जहां पर भी को आएगा वहां क्या है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कारक चिन्ह कर्म लगेगा। ठीक है, गृहगत, घर को, विद्यार्थी, शिक्षा विद्या को प्राप्त करने वाला, सब हर जगह पर क्या लग रहा है? को लग रहा है। तो को में आपके कर्ता ने कर्म को, कर्म आएगा यहाँ पर कारक। शिक्षार्थी, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जहाँ पर को लगा हो वहां आप समझिए कर्ता का जो है चिन्ह वो ने है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो जहाँ को आए वहां कर्म कारक है। अब देखिए सेकंड है आपका करण कारक। करण कारक में क्या लगा होगा? करण कारक में से और के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से भी लगा होगा और के भी द्वारा भी। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। सुर चरित्र, सुर से चरित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। तुलसी, तुलसी कृत, तुलसी से कृत। मन चाहा, मन से चाहा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सब हर जगह से या के द्वारा। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ये भी बोल सकते हैं। सुर चरित, सुर के द्वारा चरित। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तो जहां पर से के द्वारा आएगा वहां पे क्या है? करण तत्पुरुष कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, चलिए अब क्या है? संप्रदान। संप्रदान में के लिए, संप्रदान में के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब गौशाला, गाय के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यहाँ पर क्या रहा? के लिए। जहां पर के लिए आए वहां पर संप्रदान कारक होगा। जहां पर के लिए आए वहां पर संप्रदान कारक होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। स्नान गृह, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी संप्रदान के लिए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष कारक आएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अपदान। अपदान का क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से। देखिए से भी अभी आया था, कर्ता ने कर्म को करण से, करण में भी से आया था के द्वारा, लेकिन अपदान में भी से होगा, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव होगा। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, जब पेड़ से पत्ते गिरे तो अलग हो गए ना पेड़ से, तो यहाँ पर जो से आ रहा है वहां पर अपदान कारक है। ठीक है, यहाँ पर अपदान कारक है, जहां पर कोई चीज अलग हो रही है वहां पर अपदान कारक होगा। इसकी पहचान ये है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त का पाप से मुक्त। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त हो गए अब बिल्कुल। धनहीन, धन से हीन। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। बिल्कुल अलग होने का भाव, बिल्कुल अलग हो गए उस चीज से। पद मुक्त, पद से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। तो जहां पर अलग होने का भाव हुआ वहां पर अपदान कारक होगा। ठीक है, अब लास्ट देखिए आपका संबंध, संबंध कारक। संबंध में क्या होगा? का की के और रा री रे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबद्ध का की के या फिर रा री रे आएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र का आ गया। देश रक्षा, देश की रक्षा। गौ रक्षा, गौ की रक्षा। राजज्ञा, राजा की आज्ञा। पित्राज्ञा, पितृ की आज्ञा। मात्राज्ञा, माता की आज्ञा।
विद्यासागर विद्या का सागर, गृह स्वामी गृह का स्वामी। तो यहाँ पर जितने भी हैं का की के रे और रा री रे आपके आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान कारक, संबंध संबंध तत्पुरुष कारक है। ठीक है। अब अधिग्रहण, अधिग्रहण क्या है में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के, ये आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिग्रहण में पर। अब अधिग्रहण कारक को आप पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर में और पर लगा होगा। जैसे आप बीती, आप पर बीती, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, करमवीर, करम में वीर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, और सवोत्तम का है सभी में उत्तम। तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके तत्पुरुष कारक थे वो भी यहाँ पर सभी समझा दिए मैंने। आपके जो संबोधन है वो तो अरे वाह इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए। तत्पुरुष समास में क्या है, 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिग्रहण में पर। ठीक है, तो यहाँ जितने भी थे यहाँ पर डिस्कस करवा दिए हैं हमने। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कितने कारक हैं आपके, 6 कारक हैं। कौन कौन से हैं, तो अब तक दादा, अविभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, आपका ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्विगुण समास, दा से द्वंद्व समास। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे समझा दिए आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अब तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।